चलेगी नहीं चलेगी। हाय 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की कल यानी 29 मार्च 2026 को लखीमपुर में एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। बता दें साथियों कि इस ऐतिहासिक रैली के परमिशन को लेकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारियों का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी बात को सुन नहीं रहे थे। जैसा कि साथियों आपने देखा कि हर एक रैलियों में, चाहे आगरा की रैली रही हो या फिर कन्नौज की रैली हो या फिर संत कबीर नगर के खलीलाबाद की रैली हो या फिर जौनपुर की, यहां तक कि बाराबंकी महारैली को लेकर भी कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं थे। चाहे भले ही जगह बदल दिए गए हों, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद की रैलियां हुई और ऐसी रैलियां हुई जो काफी रिकॉर्ड तोड़ रैलियां रहीं। बता दें साथियों कि जिस तरह से बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद को खुलेआम धमकी मिल रही थी, अभिनव सिंह जो लगातार धमकी दे रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को घुसने नहीं देंगे, अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आया तो आएगा अपने पैर से, लेकिन जाएगा नहीं। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने तक की लगातार धमकी दी जा रही थी। आशीष तिवारी नामक व्यक्ति जो लगातार चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहा था। यहां तक कि साथियों आपको बता दें कि दीपक पंडित, जिसने पहले चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी थी लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, उसके बाद किस तरह से दीपक पंडित ने भी धमकी दिया कि अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आए तो कहीं ना कहीं दोबारा उस गलती को मैं करूंगा और चंद्रशेखर आजाद को गोली मारूंगा। लेकिन साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है, लगातार ऐसे ऐसे लोग धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना, यह सीधा संकेत देती है कि जो भी कुछ हो रहा है सरकार की देखरेख में हो रहा है। अगर सरकार द्वारा संरक्षण नहीं मिलता तो इस तरह से खुलेआम जान से मारने तक की भी धमकी नहीं दी जाती। बता दें साथियों कि जब आप संविधान की बात करेंगे, जब आप हक अधिकार की बात करेंगे, जब आप अपने समाज पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाएंगे, तो कैसे ये सरकार आपको रोकने का प्रयास करती है, कैसे ये सरकार आपको जेल में डालती है, कैसे ये सरकार आप पर मुकदमे दर्ज करवाती है, कैसे ये सरकार अपने वर्दी वाले गुंडों से आपको मरवाती है, ये आप लोग अच्छी तरह से साथियों जानते हैं। जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, चूंकि गाजीपुर के दुल्लापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तीसरी बार तोड़ी गई थी, और जब मैं वहां पर पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस मूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाया तो कैसे मुझे पुलिस द्वारा पीटा गया, यहाँ तक कि मुझे जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो जिस तरह से मेरे साथ बर्बरता की गई, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा साथियों कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं मर्डर कर देते हैं, उनके ऊपर शायद पुलिस इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। उनके खिलाफ तो शायद पुलिस के डंडे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, पुलिस की वर्दी भी कमज़ोर पड़ जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ भी कांपते हैं। लेकिन वही अगर दलितों की बात आ जाए, अगर कहीं ना कहीं सच्चे लोगों की बात आए, तो किस तरह से उनके साथ पुलिस प्रताड़ित करती है, ये आप लोगों ने देखा साथियों। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जो रैली लखीमपुर में होने वाली है, इस लखीमपुर की रैली को लेकर परमिशन के लिए जो दर पर दर भटक रहे थे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग, उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन साथियों जब भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अड़ गए कि किसी भी कीमत पर हम परमिशन लेकर रहेंगे, तो बता दें साथियों कि मजबूरी में अब कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ा और परमिशन देनी पड़ी है। बता दें साथियों कि एक अच्छी खबर, जो अब तक परमिशन नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं अब परमिशन मिल चुकी है। कुल मिलाकर कल 29 मार्च 2026 को चंद्रशेखर आजाद की एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। अब कहीं ना कहीं बिना रोक टोक की ये रैली होगी। अब चाहे कोई भी कितना भी प्रयास करे, अब चंद्रशेखर आजाद को आने से कोई रोक नहीं सकता है और चंद्रशेखर आजाद की इस ऐतिहासिक रैली को संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद जो कल लाइव आए थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी किया था,
उन्होंने कहा था कि आप लोग एक दिन पहले यानी 28 को ही पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल और गैस की किल्लत आई है उससे हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छी बात होगी। यहां तक कि बीएम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि जब आप कहीं ना कहीं सच के लिए सामना करते हैं तो वास्तव में किस तरह से सरकारी जो ये वर्दी वाले हैं किस तरह से आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, कैसे सरकार आपको रोकने का प्रयास करेगी। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लाइव में आकर क्या कहा था, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव लखीमपुर खीरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर। और जैसे ही मैंने लाइव की शुरुआत की तो अचानक से एक ऐसी परिस्थिति बनी जो मैं जिस बात को कहने वाला हूं उस बात को और मजबूत कर देती है कि मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं। आप जानते हैं कि इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप उनके किस सरकार के खिलाफ बोल गए हैं तो वो लोगों तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। YouTube पे आपकी वीडियो रहेगी नहीं रहेगी, आपका फेसबुक अकाउंट रहेगा नहीं रहेगा, आपका ट्विटर अकाउंट रहेगा नहीं रहेगा, और आपके तमाम सोशल अकाउंट रहेंगे नहीं रहेंगे। टीवी पे आप बैन हो जाओगे, तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी। ये सब चीजें सत्ता के हाथ में। तो जैसे मैंने लाइव शुरू किया, मेरे बिना कुछ कही तत्काल मेरा लाइव बंद हो गया, फिनिश लिखा के, और वो पूरा लाइव खत्म हो गया। तो ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता आपके खिलाफ होती है तो मुसीबतें बिना बुलाए आ जाती है और हर कदम पे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और मैं जो लाइव के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूं लखीमपुर खीरी को लेकर, वो कुछ ऐसा ही है। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं ये सब इसलिए करता हूं बार बार, मैंने आपसे हमेशा भी कहा है कि मैं उनको पूजता नहीं, मैं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आपसे भी अपील यही करता हूं कि उनके मार्गों पर चलो। और मैं फिर ये कहता हूं बार बार, मेरी इस बात पर गौर करें, सुने, समझें, अपने मन में आचरण में लाएं कि अगर आप महापुरुषों का आंदोलन चलाना चाहते हैं तो बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सीखे नहीं चला सकते। जैसे आपने कोई 4 पहियों की गाड़ी खरीदी और आपको चलानी नहीं आती, आप उस पर बैठ जाओगे सीट पे स्टीयरिंग पकड़ के चलाने के लिए, तो आपको ब्रेक, क्लच, गियर का फर्क नहीं पड़ता, तो आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी चलेगी कैसे। इसलिए चलाने के लिए ब्रेक, क्लच, गियर का पता लगाना जरूरी है। कौन सी मशीन कहां से चलेगी, कौन सा जो है बटन से क्या होगा, साइड के इंडिकेटर कौन से बटन जलेंगे, चारों इंडिकेटर कौन से बटन जलेंगे, वाइपर कहां से काम करेगा। जब तक आपके अंदर ये समझ नहीं होगी तब तक आप उसका सही तरह उपयोग नहीं कर पाओगे। इसी तरह से मिशन मूवमेंट का काम है। ये मां के पेट से तो आता नहीं है कि भाई रानी का बेटा राजा बनेगा, जो राजा के परिवार में पैदा होगा वही राजा, वही जो है मिशन चला सकता है। जो सीखेगा, जिसकी समझ में आ जाएगा, जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार सहेगा, वो भी चला सकता है। ऐसा ना होता तो फूले साहब कैसे चला लेते, साहू जी महाराज कैसे चला लेते, बाबा साहब अम्बेडकर कैसे चला लेते, मान्यवर काशीराम साहब कैसे चला लेते। वो तो अपना अलग अलग काम करते थे। बाबा साहब जो है विद्वान व्यक्ति, दुनिया में पढ़ाई करके आए, चाहते नौकरी रोजगार कर लेते। इसलिए मिशन मूवमेंट को समझे बगैर आप इसको चला नहीं सकते। भले ही आपके पिताजी मिशन मूवमेंट के कितने क्रांतिकारी क्यों ना रहे, लेकिन आपसे नहीं आपकी समझ में नहीं आया तो आप नहीं चला सकते। तो मैं इसलिए अपने नौजवान साथियों से कहता हूं कि पढ़ा करें, पहले पढ़े, महापुरुषों को जाने, अपने जीवन में उनको धारण करें, उनके आचरण को अपने आचरण में लाएं, तब जाके आप देखना फिर लोग आपके खिलाफ चाहे कुछ भी साजिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, फिर आपको नहीं रोक सकते जब आपने अपने मन में ठान लिया।
कहते हैं कि हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिरकर उठ नहीं पाता। तो हम तो गिरे 2022 में, उठे। उससे पहले 17 में गिरे, जेल रहे 16 महीने, फिर दो बार तिहाड़ में रहे। मेरठ की जेल देखी, मुजफ्फरनगर की जेल देखी, लखनऊ की जेल देखी, हमने गाजियाबाद की जेल देखी, हमने जयपुर की जेल देखी। 4 दिन हम जयपुर रहे। इसलिए हम तो बहुत बार गिरे हैं और उठे हैं, घबराए नहीं। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब के एक बहुत प्यारे बेटे थे जिनका नाम था राजरतन। राजरतन को लेके बाबा साहब ने अपनी पत्नी मां रमा से कहा, जब उनका नाम रखा गया तो बाबा साहब ने कहा, मैंने इनका नाम इसलिए राजरतन रखा है कि मैं मानता हूं कि राजरतन इस देश में राज करेंगे। और जब राजरतन 3 साल के थे तो उनको एक बार बहुत तेज बुखार हुआ। तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो बाबा साहब हाई कोर्ट जाने लगे। एक दिन अचानक से तबीयत खराब हुई। 19 जुलाई का दिन था और दोपहर के 2 बजे थे। खबर गई कि राजरतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा साहब हाई कोर्ट थे, खबर पहुंची, बाबा साहब घर आए। जब मैं इस किस्से को पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं, एक पिता जिसने जिन बच्चों के लिए भविष्य के रूप में अपने आप को देखा और जब वो समय समय पर उनको छोड़कर चले गए, कितनी बार टूटे होंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने देश में अपमान सहा, परेशानी सही। अवसर होने के बाद उन्होंने समाज हित को प्रायोरिटी दी। करोड़ों अपनी संतानों के बारे में संघर्ष किया, अपने खुद के परिवार को पीछे छोड़ दिया, समाज रूपी परिवार को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। ऐसे बाबा साहब का आंदोलन चलाने वाले लोग अगर मुकदमों से डरकर समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दें, अगर किसी के चैलेंज से घबराकर, किसी के धमकी से घबराकर घर में बैठ जाएं, तो शायद अपनी महापुरुषों की तस्वीरों से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। जब हम सत्ता के खिलाफ लड़ने जाएंगे अपने हक अधिकारों के लिए, तो सत्ता हमें मिठाई नहीं देगी, कुर्सी पे नहीं बिठाएगी। सत्ता तो हमें तोड़ने का, रोकने का, डराने का, धमकाने का, पीछे हटाने का पूरा प्रयास करेगी। तो प्यारे साथियों, जैसे मैंने लाइव शुरू किया तो फिनिश लिख के आया और लाइव बंद हो गया। दूसरी बार भी लाइव बंद होने का प्रयास हुआ। तो ये एक रुकावटें हैं जो बात मैं आपसे कहना चाहता था उसके बीच में। लेकिन अभी आज का जो मैंने लाइव किया वो बाबा साहब अम्बेडकर की एक किस्सा बता के जो दर्द मैं महसूस करता हूँ बाबा साहब का, जिससे लोग, मेरे साथी पूछते हैं एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी अपने महापुरुषों के संघर्ष को देखकर आती है, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेके आती है और फिर उन जिम्मेदारियों का एहसास जिनकी वजह से आज हम सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वजह से आती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आगरा में कार्यक्रम हुआ, उससे पहले मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम हुआ। कोई मदद पुलिस के साथ ही नहीं कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही नहीं कर पाए, बहुत दूर परमिशन में दिक्कत हुई,
परमिशन कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशनें दिलाई गई, फिर वो गाड़ियां बहुत दूर खड़ी कर दी गई, जाम लग गया, कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लोग वहां पहुंचे। और रैली इस तरह से सड़कों पे शहर से पीछे जाम लगा कि रैली जब पूरी होने वाली थी तो भी लोग आ रहे थे। जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे ज्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। उस रैली को कमजोर करने के लिए एक सोचा समझा प्रयास था। फिर हरदोई में रैली हुई तो हरदोई के साथियों को, भीम आर्मी के हमारे साथियों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ग्राउंड नहीं मिला, और जो ग्राउंड मिला उसके एवज में जो पैसा पे करना पड़ा वो दूसरे सामान्य ग्राउंडों की उससे 3 गुना ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। इतनी परेशानियों में हमारे साथियों ने काम किया। फिर आगरा में हुआ तो अंत समय पे परमिशन नहीं रोक पाए तो फिर वो स्थान बदल दिया कि रैली खराब हो जाए। जब कन्नौज में हुआ तो भी रैली का स्थान बदल दिया गया। संत कबीर नगर में हुआ कार्यक्रम तो संत कबीर नगर में परमिशन भी, जैसे कल रैली है तो आज रात को 7:30 बजे मेरे बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, साथियों की लड़ाई लड़ने के बाद दी। टेंट भी सही नहीं लगा पाए। फिर बाराबंकी में कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व, उनसे चैलेंज करवा के, इस तरह की बातें करवा के लोगों में भय पैदा हो जाए झगड़े की वजह से, मैं आपसे जिक्र कर रहा था। लेकिन ये भी गजब की बात है, जैसे मैं आपसे आग्रह करता हूं वैसे ही वो समस्या हल हो जाती है। तो वहां असामाजिक तत्व द्वारा गाड़ी पर पथराव कराने के लिए सामने लोग खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए कि हम लोग डर जाएं, रैली कैंसिल कर दें। परमिशन नहीं मिल रही थी, आंदोलन करना पड़ा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अपनी दल की रैली करने जाते, परमिशन नहीं मिल पाती। और लखीमपुर खीरी में भी इस तरह की चीजें ही आई। लेकिन अब एक समस्या और आई है, वो ये है कि आपकी रैली कामयाब होती है तो दुश्मनों का मनोबल गिरता है और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो 29 तारीख की आपकी रैली है, लेकिन मुझे जैसा बताया गया कि तेल की समस्या उधर हो रही है, डीजल और पेट्रोल की, और लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे अपील करूं कि भाई आप 28 तारीख में ही अपनी गाड़ी में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में तो तेल नहीं गिरता भाई, ट्रैक्टर, ट्रॉली में, गाड़ी में, जो भी साधन से आप आने वाले हैं उसमें अपना तेल 28 तारीख को आप डलवा लें। क्योंकि अगर तेल की व्यवस्था में दिक्कत आई, जिस तरह की सूचना मेरे पास है, तो फिर आप बड़े देरदार में आओगे, तब तक रैली हो सकता है खत्म हो जाए अगर आप लाइनों में लगे रहे। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माओ से, बड़े बुजुर्गों से अपील करने के लिए आया कि वो कल अपनी व्यवस्था कर लें और परसों समय से रैली स्थल पहुंच जाए, जिससे आपकी रैली का संदेश पूरे देश में जाए। दुनिया में बैठे आपके लोग, बहुजन मिशन के लोग आपको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का काम चल रहा है। मुझसे पूछते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि आप खुद ही देख लिया करो। जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में आने वाली हमारी माएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देने आते हैं हजारों हजारों की संख्या में, तो वो अपने आप इस बात का स्पष्टीकरण होते हैं कि आजाद समाज पार्टी के साथी कैसा काम कर रहे हैं, वहां की विधानसभा, जिले, मंडल की टीम किस तरह काम कर रही है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और थोड़ा प्रैक्टिकल इसलिए बार बार बताता हूं, जैसे मैंने अभी एक गाड़ी का उदाहरण दिया था, कि आपको समझ आए, आप लोग समझो। जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग शोषक हैं, वो कभी शोषितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। कमजोर का भाई हो सकता है, कमजोर की मदद कर सकता है, लेकिन कभी कोई ताकतवर किसी कमजोर की मदद नहीं करता है। कोई शोषक पीड़ितों का दमन करने वाला, कोई भी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, मानवतावाद के खिलाफ सोच रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोरों का हितैषी नहीं हो सकता है। याद रखना मेरी बात को और आजमा लेना। आपके आसपास ये सब चीजें दिख जाएंगी आपको प्रैक्टिकली जब आपके ऊपर बीतेगी। इसलिए बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि शोषक समाज उनको वोट कर सकता है, उनको सहयोग कर सकता है, उनको ताकत दे सकता है, वो अपनी गलतफहमी निकाल लें, हमारी निकली गई। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने
ये सारी बातें बताई कि किस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का। लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से मेरे साथ शुरू से ही कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, इसके बावजूद मेरे पैर पीछे नहीं हटे हैं। कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि मिशन को आगे बढ़ाना है तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती रहेंगी और रोकने का सरकार प्रयास करेगी। हमें कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, दुख तकलीफ तब होती है जब खुद हमारे ही समाज के लोग पैर खींचने के चक्कर में लग जाते हैं। साथियों, मैं बार बार कहूँगा कि वहाँ पर जब मैं पहुँचा था यानी दुर्लभपुर में, तो कहीं ना कहीं जिन पर हम नाज करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी पर हम नाज करते हैं, उसी पार्टी से, उसी संगठन से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, पार्टी को। मैं कहना चाहूँगा साथियों कि अगर वहाँ पर जो कुछ लोग भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे, अगर वो चाहे होते तो शायद ये मामला इतना बिगड़ता नहीं, पुलिस मुझे लेकर जाती नहीं। लेकिन उन लोगों की खामोशी, उन लोगों का पीछे हटना कहीं ना कहीं हम जैसे पत्रकारों को कमज़ोर करता है साथियों। और यही कारण है साथियों कि कुछ वजह से मैं लखीमपुर नहीं जा पाया। तो मैं जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, इन सबसे अपील यही करना चाहूँगा कि अगर जब आपके समाज के लोगों पर तकलीफ आती है, जब आपके समाज के लोग इस तरह से प्रताड़ित किए जाते हों, तो क्या आप लोगों का पीछे हटना उचित है? इस पर आप लोग ज़रूर विचार रखिएगा। और मैं नाज करता हूं भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर, जो अकेले मनवादियों से लड़ते हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए कि जिस तरह से वह बेखौफ होकर, निडर होकर कहीं ना कहीं मनवादियों का सामना करते हैं, ठीक उसी तरह से इनके जो पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के मार्ग पर चलें। वैसे साथियों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।